हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। भारत का संविधान चल रहा है और इसमें हम राज्य विधानमंडल तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी थोड़ा सा पार्ट रह गया था राज्य विधानमंडल का, तो उसको देखेंगे। उसके साथ में उच्च न्यायालय, साथ में स्थानीय शासन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर वीडियो तैयार की जाएंगी। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक सुनने की ज़रूरत है आपको, और याद रखने की ज़रूरत है, जिससे आप अपनी परीक्षा में अच्छे से प्रदर्शन कर सकें और साथ में अपनी परीक्षा को क्वालिफाई भी कर लें। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो शुरू करते हैं हम विधानमंडल का जो बाकी बचा पार्ट था, उसमें हम विधान परिषद तक का देख लिए थे। अब हम विधान परिषद मतलब विधानसभा सबका हमने देख लिया था, इसमें हम विधान मंडल के योग्यता के बारे में देखेंगे। विधानमंडल सदस्यों की योग्यता के बारे में देखेंगे। तो उनकी योग्यता के बारे में अनुच्छेद 173 में बताया गया है। क्या कहा गया कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों के लिए योग्यताएं 173 के अंतर्गत आती हैं। तो याद रखना, उनकी उम्र के बारे में अगर बात होगी तो 25 साल विधानसभा के लिए और 30 साल विधान परिषद के लिए निश्चित की गई। जैसा कि हमने बताया है, विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है, लेकिन विधानसभा अधिकतर राज्यों में है। ठीक है, 6 राज्यों में इस समय वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधान परिषद है। एक पश्चिम बंगाल है जहाँ पे अभी विधान परिषद के गठन की बात चल रही है। ठीक है, तो वर्तमान में अभी 6 हैं, तो याद रखना, उसको हमने कल बता दिया वो चीज़। तो योग्यता के बारे में उम्र हमने बताई कि 25 साल विधानसभा और 30 साल विधान परिषद के लिए है। संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी रहेंगी। शपथ ही लेते हैं संविधान के प्रति सच्चे निष्ठ, भारत की प्रभुत्व, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है, किसकी शपथ लेते हैं। ठीक है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। निर्योग्यता क्या है? निर्योग्यता आपको संसद के बारे में भी बताई हमने। तो लाभ का पद होने पर भैया निर्योग्य माने जाएंगे, अयोग्य माने जाएंगे। न्यायालय अगर घोषित कर दे कि कोई व्यक्ति है जो विकृतचित्त है, वह भी निर्योग्य माना जाएगा। दिवालिया होने पर भी निर्योग्य रहेगा, अयोग्य रहेगा, मतलब संसद द्वारा निर्मित विधि के द्वारा भी अयोग्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ शर्तें होती हैं। इसके आगे हम देखेंगे स्थानों का रिक्त होना। इनके स्थान कैसे रिक्त होंगे? ये भी संसद की तरह ही है। जैसे दोहरी सदस्यता प्राप्त हो जाए, निरर्हता हो जाए, निरर्हता मतलब अयोग्यता साबित हो जाए उनकी, त्यागपत्र के द्वारा 60 दिन तक अगर वो अनुपस्थित हैं तो भी निर्योग्य वो पद रिक्त माना जाएगा। न्यायालय द्वारा निर्वाचन को अमान्य घोषित कर दिया जाए तब रिक्त पद माना जाएगा। संसद नहीं, सदन से निष्कासित होने पर भी उनका पद रिक्त हो जाता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। विधानमंडल की जो भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। याद रखना, हिंदी अंग्रेजी दोनों है, लेकिन फिर भी सदस्य चाहें तो अपनी मातृभाषा में भी संबोधित कर सकते हैं। अब हम सबसे बड़े सबसे छोटे विधानसभा की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, लेकिन सबसे छोटी है राज्यों में सिक्किम की, और सबसे छोटी पुडुचेरी की है 30। ठीक है, अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं। उन 4 राज्यों की विधानसभा सीटों के बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, तो उसके सदस्य संख्या याद रखना है विधानसभा की। तो वेस्ट बंगाल, यहाँ पे कितनी सीटें हैं भाई? यहाँ पे सीटें हैं 294 सीटें। याद रखना, कई बार मिलान करने के लिए सीटों का राज्यों से आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु का था। तमिलनाडु में कितनी सीट है? तमिलनाडु में है 234। ओके, फिर केरला में कितनी सीट है भाई? केरला में है 140 सीट।
ठीक है। केरला के बाद असम का नंबर आता है। असम में कितनी सीट है? असम में सीटों की संख्या है 126। क्रम भी याद रख सकते हैं आप इन 5 राज्यों का। इसके साथ पुडुचेरी का भी नंबर है। पुडुचेरी में कितनी सीटें हैं? पुडुचेरी में है 30 सीटें। अगर हम यहाँ के सीएम की बात करें, सीएम जो मुख्यमंत्री हैं, तो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती ममता बनर्जी हैं। ठीक है। तमिलनाडु के कौन भाई? तमिलनाडु के हैं M.K. स्टालिन है मुख्यमंत्री। अच्छा, राज्यपाल की भी हम देख लें साथ में, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, तत्कालीन राज्यपाल थे जब चुनाव हुआ था। तो तमिलनाडु के थे बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। फिर केरल के सीएम कौन भाई? मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल उस समय रहे आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। फिर आसाम के मुख्यमंत्री कौन है? आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है। और राज्यपाल यहाँ के कौन से उस समय? प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल रहे हैं। और एक है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के प्रधान एक मिनट, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन भाई? पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। यहाँ के तत्कालीन राज्यपाल कौन थे जब चुनाव हुआ था? तो याद रखना, टी सुंदर राजन अतिरिक्त प्रभार के रूप में थे। ठीक है, अतिरिक्त प्रभार के रूप में थे। समझ गए? तत्कालीन जो अभी चुनाव हुए थे 5 राज्यों के, उनके मुख्यमंत्री, उनकी वहाँ पे विधानसभा सीटें, और साथ में वहाँ के तत्कालीन राज्यपाल या उपराज्यपाल। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। चलिए आगे हम चलते हैं। अब ये राज्य विधानमंडल वाला चैप्टर जो है समाप्त हुआ है। अब हम देखेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय, आपको पता है कि राज्यों का अपना उच्च न्यायालय होता है, और उस समय वर्तमान में पूरे भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कुछ उच्च न्यायालय हैं जहाँ पे जो एक से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके गठन, उनके स्वतंत्रता के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में उच्च न्यायालय संस्था का पहली बार गठन हुआ था 1862 में। याद रखना, पिछली बार पेपर में यूपी पीसीएस में प्रश्न आया हुआ था कि उच्च न्यायालय अधिनियम सामने 1861 ऑप्शन दिया गया था, उससे मिलान करना था। ठीक है, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में किया गया। ओके, तो याद रखना इसको। और 1950 के बाद ध्यान रखना, प्रांत का जो उच्च न्यायालय था वही संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। 7वें संविधान संशोधन जो एक से अधिक राज्यों के लिए प्रावधान है, वो ये है कि 7वें संविधान संशोधन में ऐसा प्रावधान किया गया कि संसद को अधिकार दिया गया कि भाई वह मतलब 2 या अधिक राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। 7वें संविधान संशोधन द्वारा एक चीज़ और हुई है, हमने आपको बताया है, 7वां और 31वां, याद रखना, संसद की सीटों को लेकर संशोधन हुआ है। ठीक है, एक बार
525 हुई, फिर 545 हो गई है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इस समय भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, याद रखना। भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। तो उच्च न्यायालय के गठन की जब बात करेंगे तो अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन की बात हुई है। इसमें क्या कहा गया कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार नियुक्त अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, याद रखना इस बात को। और इस समय वर्तमान में सबसे ज्यादा न्यायाधीश उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में है। ओके, चलिए, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी याद रखना है। अच्छा, न्यायाधीशों की योग्यता क्या है? योग्यता के बारे में देखें तो एक चीज तो तय है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ना कि भारत में जन्मा नागरिक। जन्मा की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली चीज। इसके अलावा भारत के न्यायिक कार्य में 10 साल का अनुभव भी होना चाहिए। इसके अलावा एक और है कि उच्च न्यायालय या न्यायालयों में 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो। ओके, शपथ और प्रतिज्ञान की बात करें तो इसमें संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ, साथ में संविधानवाद व विधि की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेते हैं। तो 3 प्रकार की शपथ लेते हैं। ठीक है, याद रखना। कार्यकाल की अगर बात करें तो 62 साल तक इनका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति को त्याग पत्र भी भेज सकते हैं। संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति इन्हें हटा भी सकता है। लेकिन ये एक चीज और याद रहे कि न्यायाधीशों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जब स्थानांतरण करना होता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना पड़ता है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति जो है इनका एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण कर सकता है। ठीक है, चलिए अब स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता क्या है? उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता ये है कि जैसे हमने उच्चतम न्यायालय में बताई थी, नियुक्ति की स्वतंत्रता थी, वहां पर यहाँ भी है कि राष्ट्रपति द्वारा स्वयं न्यायपालिका के सदस्यों से सलाह करके परामर्श करके इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा कार्यकाल की भी सुरक्षा है। कैसे? कभी भी ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता। इनको संविधान में लिखित विधि से सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, बात को ध्यान में रखना है। ओके, फिर निश्चित सेवा शर्तें होती हैं। संचित निधि पर भारित व्यय होता है इनका। न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा नहीं की जा सकती, जो कि उच्चतम न्यायालय के बारे में भी था। सेवानिवृत्ति के बाद इनकी वकालत पर प्रतिबंध रहता है। साथ में अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होती है इनके पास। अपने कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र हैं। न्यायिक क्षेत्र में इनकी कटौती भी नहीं की जा सकती। साथ में कार्यपालिका से पृथक्करण, ये सारी चीजें हमने उच्चतम न्यायालय में भी बता रखी है आपको। ठीक है, तो आपने अगर उसको सुना है उच्चतम न्यायालय वाले वीडियो को और उसके बाद आप इसे सुन लेंगे तो आपको दोनों के जो स्वतंत्रताएं हैं वो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र और उसकी शक्तियां क्या है। न्याय क्षेत्र और शक्तियों की बात करें, सबसे पहले हम अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करेंगे। ये नहीं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम देखेंगे तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन सी चीजें आती हैं? वसीयत, तलाक, विवाह, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। इसके साथ में संसद व राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा फिर मूलाधिकारों का प्रवर्तन, ये सारी चीजें जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आती हैं। फिर रिट क्षेत्राधिकार, हमने बताया है शुरुआत में ही कि 5 प्रकार की रिट निकाली जाती है जब हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार बता रहे थे, मूलाधिकार जब पढ़ाए थे, उनके बारे में हमने शुरुआत में ही बता दिया है। तो रिट क्षेत्राधिकार अलग है। अपीलीय क्षेत्राधिकार 2 प्रकार से होता है, एक दीवानी मामले में, एक आपराधिक मामले में। अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है 2 मामले में। परिवेक्षी क्षेत्राधिकार क्या होता है कि मामला अपने पास मंगवाना, ये परिवेक्षी क्षेत्राधिकार होता है।
नियम तैयार करना और उसको जारी करना, नियम तैयार करना और उसको जारी करना भी पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है। शेरिफ, क्लर्क और वकील के शुल्क को निश्चित करना भी इनके अपीलीय पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे है, अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रतिबंध लगाते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों पर ये अपना नियंत्रण रखते हैं। हमने जब बताया था कि एकल न्यायपालिका की व्यवस्था है यहाँ पर भारत में, ऐसे है ना, ये सर्वोच्च न्यायालय, ये उच्च न्यायालय, ये अधीनस्थ न्यायालय हैं। इनकी बातों को सबको मानना पड़ेगा, इनकी बातों को ये सभी मानेंगे। ठीक है, याद रखो। तो अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अभिलेख न्यायालय होना, ये बताना है आपको। प्रश्न है कि अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कैसे है, ये राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। किसको? न्यायालय, उच्च न्यायालय को। ठीक है, भारत में चलित न्यायालय, ये एक प्रश्न आया हुआ था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानस पुत्र है, ये प्रश्न आया हुआ है PCS में ही। ठीक है, अच्छा, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं संविधान में, आप देखेंगे 371। तो 371 याद रखना, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग हर साल, साल दर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, भाग 21 अनुच्छेद 369 से 392 तक है। भाग 21 कहाँ से कहाँ तक है? 369 से लेकर 392 तक है। इन राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने या इन राज्यों के जनजातीय लोगों के आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य होता है, जो विशेष प्रावधान किया जाता है। अब विशेष प्रावधान में हम देख लेते हैं कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो अनुच्छेद 371 में याद रखना, महाराष्ट्र और गुजरात को शामिल किया गया है। 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात। 371A या का के तहत नागालैंड, खा के तहत आसाम, गा के तहत मणिपुर और घा में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना घा में या फिर डी में आते हैं। अंग में कौन सा? आंध्र प्रदेश के में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का विशेष प्रावधान है, याद रखना। चा में सिक्किम, छा में मिजोरम, जा अरुणाचल प्रदेश और झा गोवा और यहाँ में कर्नाटक है। ABCD में देखेंगे तो ABCDEFGHIJ। तो एक चीज और याद रखना इसमें, पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड है, आसाम, मणिपुर, 3 इधर, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता है, तो नागालैंड, आसाम, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं। 5 राज्य हैं, तो 2 छूटे हुए हैं। कौन से हैं? कौन से छूटे हुए भाई? 2, त्रिपुरा और मेघालय। ये 2 राज्य छूट गए हैं, मतलब इन दोनों राज्यों में कोई विशेष प्रावधान नहीं है इन दोनों के लिए। बाकी नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्यों में विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके आगे का चैप्टर है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन देख लेते हैं। स्थानीय शासन पंचायती राज, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है स्थानीय शासन। क्यों की गई? कि इसमें जो प्रशासन है, जो शासन है, उसमें जन भागीदारी को बढ़ाना है और जो विकास का लेवल है उसको निचले तबके तक पहुंचाना है। अगर विकास को निचले तबके तक पहुंचाना है, जनजातीय भागीदारी को, जन भागीदारी को बढ़ाना है, तो स्थानीय शासन महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था सर्वोपरि होती है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था के लिए है और उद्देश्य था कि जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना था।
पंचायती राज के बारे में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अड़ा तक भाग 9 के अंतर्गत है। भाग 9 के अंतर्गत 243 से 243 अड़ा तक इसका प्रावधान किया गया है। याद रखना, पंचायती राज राज्य सूची का विषय होता है। इसका चुनाव का जो निर्णय लिया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, चुनाव का निर्णय। साथ में हर 5 साल में इसका चुनाव होता है। अब पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां बनाई गई थीं। अब इसके विकास की अगर विकास क्रम की बात करें तो सबसे पहले हम बलवंत राय मेहता समिति के बारे में देखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसके लिए क्यों किया गया था ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन इसलिए किया गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसकी स्थापना 1952 में हुई और एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा जिसका गठन 1953 में हुआ था, इन दोनों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1957 में अपनी रिपोर्ट दी और इसमें अनुशंसाएं की गई कि भैया पंचायती राज सिस्टम 3 स्तर का होना चाहिए, 3 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। 3 स्तरीय व्यवस्था कैसी कि तीनों आपस में अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होंगे। एक ऐसी त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी, 3 स्तरीय व्यवस्था होगी कि जो आपस में एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहेंगे। वो 3 हैं कौन से? एक तो है ग्राम पंचायत, एक है पंचायत समिति और एक है जिला पंचायत। ठीक है, याद रखना तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं, है ना। चलिए, अच्छा, ग्राम पंचायत अब देख लेते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। अरे ग्राम प्रधान चुने जाते हैं ना, सब लोग जाके वोट करते हैं भाई, तब उनका चुनाव होता है, तब वो जीत जाते हैं, तब वो प्रधान बनते हैं, है ना। पंचायत समिति, पंचायत समिति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ब्लॉक प्रमुख जो चुने जाते हैं वो सब है ब्लॉक प्रमुख। ये याद रखना, पंचायत समिति जो है यह एक कार्यकारी निकाय होता है। पंचायत समिति एक कार्यकारी निकाय होता है। फिर आता है जिला परिषद। जिला परिषद कैसा है? जिला परिषद भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका भी चुनाव होता है। और याद रखना, जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है जिले का जिलाधिकारी। जिले का जो डीएम होता है वो होता है जिला परिषद का अध्यक्ष। जिला परिषद कैसी संस्था है? तो सलाहकारी है, समन्वयकारी है, पर्यवेक्षण संस्था है, पर्यवेक्षी संस्था है ये। ठीक है, 1 से 2 बार अगर वीडियो सुनेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये इतने आसान भाषा में बताने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप आराम से सुन लें और उसको समझ जाएं। फिर आपके एग्ज़ाम में अगर प्रश्न यहाँ से आए तो आप उनको, वो आपसे छूटने ना पाए या वहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखिए। फिर सभी योजना और विकास के कार्य जो होंगे वो त्रिस्तरीय व्यवस्था को सौंपे जाने चाहिए। इनकी सिफारिश थी। ये सिफारिश ये भी थी कि शक्ति और उत्तरदायित्व का वास्तविक नियंत्रण होना चाहिए, पर्याप्त स्रोत होने चाहिए। किसके लिए पर्याप्त स्रोत चाहिए भाई? विकास के लिए। विकास के लिए पर्याप्त स्रोत होना चाहिए इनके पास। फिर इनकी अनुशंसाओं को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1958 के जनवरी में अपना लिया गया। जो अनुशंसाएं की गई बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, इसको जनवरी 1958 में किसने एक्सेप्ट किया? राष्ट्रीय विकास परिषद ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सबसे पहले आपको पता है कहाँ हुआ था? नागौर जिला राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले हुआ। लेकिन दूसरा कहाँ हुआ, किस राज्य में हुआ, ये आपके लिए प्रश्न है। अगर आप याद होगा तो आप बताइएगा, नहीं तो हम बताएंगे जरूर। ठीक है, अगली समिति का नाम है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जनता सरकार है, 1977 में गठित हुई है, 1978 में रिपोर्ट देगी। 2 स्तरीय व्यवस्था की बात होगी, यही तो बात करेंगे। तो अशोक मेहता समिति जो है
पंचायती राज व्यवस्था के कुछ प्रावधानों को संविधान में शामिल करने की बात की थी। पंचायती राज व्यवस्था के कुछ ही प्रावधानों को संविधान में शामिल करने की बात की थी। किसने? अशोक मेहता ने। तो इस प्रकार एक प्रश्न ये भी तैयार हो जाता है हमारा कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के कुछ प्रावधानों को संविधान में शामिल करने की बात किस समिति ने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने की थी। 77 में 1977 में जनता सरकार द्वारा गठित हुई, 78 में इसकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट याद रखना कैसी रिपोर्ट तैयार हुई थी कि पतन उन्मुख पंचायती राज को पुनर्जीवित करने तथा मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें आई अशोक मेहता समिति से। तो वो सिफारिशें कैसी रही? सिफारिश रही भाई कि 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। 2 स्तरीय में कौन? एक होगा मंडल पंचायत और एक होगा जिला परिषद। मंडल पंचायत कौन सा होगा? मंडल पंचायत होगा गांव का समूह। मंडल पंचायत गांव का समूह होगा। इन्होंने ऐसा बताया। अब याद रखना इन्होंने कुछ और बातें की थी, सिफारिशें थी इनकी। कौन कौन सी सिफारिशें हैं कि पंचायती राज चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है। इन्होंने पंचायती राज चुनाव में सभी प्रकार के सभी स्तरों पर इन्होंने बोला कि भाई राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए। इसके अलावा न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने के लिए कहा इन्होंने। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने की बात की थी। फिर जनसंख्या के आधार पर इन्होंने बोला SC ST के लिए भैया स्थान भी आरक्षित होना चाहिए। SC ST के लिए स्थान भी आरक्षित होना चाहिए, वो भी कैसे? जनसंख्या के आधार पर। इसी के बाद एक दूसरी समिति बनाई जाती है, नाम है GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति योजना आयोग के द्वारा बनाई गई है। याद रखना किसने बनाया है और कब बनाया है। तो योजना आयोग के द्वारा 1985 में गठित हुई GV.K. राव समिति और किसके लिए गठित हुई थी कि ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग के द्वारा 1985 में GV.K. राव समिति का गठन किया गया था। GV.K. राव समिति ने पंचायती राज को बिना घास की जड़ वाली संज्ञा दी थी। बिना घास की जड़ मतलब ऊपर से नहीं कुछ दिख रहा, लेकिन अंदर अंदर वो जड़ें हैं अभी। ओके। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में इन्होंने बोला था कि जिला परिषद को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। इन्होंने बोला कि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है इसमें सर्वाधिक जो महत्व देने लायक चीज है वो है जिला परिषद। ठीक है। जिला और स्थानीय स्तर पर और एक अनुशंसा है कि जिला और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करने की बात की। जिला और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करने की बात की उन्होंने। अगला कि प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्य जिला स्तर पर हस्तांतरित किए जाने चाहिए। प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्य जिला स्तर पर हस्तांतरित किए जाने चाहिए। फिर एक और समिति आती है। कई बार प्रश्न आया हुआ है, समितियों को क्रम के अनुसार सजाना होता है अभी भी कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब समिति का नाम है LM सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के बारे में था कि इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार संविधान में शामिल करने की बात की थी। लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा गठित की गई थी। किसके लिए? लोकतांत्रिक
लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा दिया कि सबसे पहले इनकी अनुशंसा रही कि भैया पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जाए और इनको संरक्षण की भी आवश्यकता है। तो याद रखना। फिर इन्होंने क्या कहा कि गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए। गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए। गांव की पंचायतों को ज़्यादा संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। आपके प्रश्न में, आपके पेपर में अगर स्टेटमेंट के रूप में आ जाएं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना वहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगली एक समिति है, नाम है पी.के. थुंगन समिति। पी.के. थुंगन समिति है। ये कैसी है, इसके बारे में देखें तो 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उपसमिति का गठन हुआ, जो कि उद्देश्य था कि भैया राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करना। प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से संसद की सलाहकार समिति की एक उपसमिति का गठन 1988 में किया गया था। फिर तो पी.के. थुंगन समिति ने की जो अनुशंसा रही वो ऐसी रही कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। वही LM सिंघवी वाली बात को इन्होंने दोहराया। त्रिस्तरीय व्यवस्था, बलवंत राय मेहता वाली बात को इन्होंने दोहराया। जिला परिषद जो है वो पंचायती राज की धुरी हो। जिला परिषद जो है पंचायती राज की धुरी हो, ऐसा इन्होंने एक अनुशंसा की। फिर इन्होंने एक कहा कि भैया 5 साल का निश्चित कार्यकाल भी होना चाहिए। इनका 5 साल का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। और याद रखना, एक संस्था का जो सुपर सत्र होगा वो 6 माह होने की सिफारिश की थी। किसने? पी.के. थुंगन ही समिति ने की थी। ठीक है, सुपर सत्र 6 माह। पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की सूची को संविधान में समाहित करना चाहिए। पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की सूची को संविधान में समाहित करना चाहिए। तीनों स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से, तीनों स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण भी होना चाहिए। SC/ST के आरक्षण की बात अशोक मेहता समिति ने की थी, आपको हमने बताया अभी, याद रखना। और इन्होंने क्या कहा, तीनों स्तर पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। जिला परिषद का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा वो जिला कलेक्टर होना चाहिए। फिर इसके बाद संविधान में 2 संशोधन होते हैं लगातार। एक होता है 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हो रहा है। इसमें पंचायत शब्द को जोड़ा गया संविधान में। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, याद रखना, 11वीं अनुसूची, पंचायत शब्द जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय वस्तुओं को भी जोड़ा गया। तो 29 विषय वस्तुओं के साथ 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा है ये? 243 जी के तहत अंतर्गत है। अनुच्छेद 40 को व्यावहारिक रूप दिया गया। यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 40 को व्यावहारिक रूप दिया गया। साथ में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया और देश में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है 73वें संविधान संशोधन 1992 को। चुनावी प्रक्रियाओं की देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने पर नियंत्रण, पंचायतों के सभी चुनावों को संपन्न कराने की शक्ति जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होती है। ठीक है, शक्तियों की अगर हम बात करें तो शक्तियां राज्य विधानमंडल के द्वारा प्रदान की जाती हैं। इनको जो शक्तियां दी गई हैं वो कैसे है? राज्य विधानमंडल के द्वारा दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमें नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, और अगर डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके परीक्षा के जो पेपर में आने वाले प्रश्न हैं उनके हर एक पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की गई है।
और ध्यान रखा गया है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करें, जिससे आप अपनी परीक्षा में सफल हों। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।